तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी प्री बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे। बहुत से बच्चों का आज प्री बोर्ड का पेपर है, प्री बोर्ड 10th क्लास। और ये हम बताने जा रहे हैं आपको विज्ञान का कोड है जिसका 824 BAP। तो असल में ऐसा हुआ था कि एक पार्ट मैंने अपलोड किया, फिर दूसरा पार्ट अपलोड किया और उसी में ये कुछ क्वेश्चन छूट गए थे। मतलब 7 तक करा दिए थे, 7 से 11 मतलब 8 से 11 तक क्वेश्चन छूट गए थे, उनको मैंने पार्ट 3 में कवर किया है। तो आप लोग इसको वीडियो को देख लीजिए और इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ पार्ट 1 और पार्ट 2 की, तो उनको भी आप लोग देख लीजिएगा, वरना फिर चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पार्ट 3 के छूट गए थे। जैसे क्वेश्चन नंबर 8, विभिन्न प्रकार की गर्भ निरोधक विधियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। 4 नंबर का है। लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं, मानव लिंग निर्धारण में लिंग गुणसूत्र की भूमिका क्या है, ये भी जो है 4 नंबर का है। संक्षिप्त टिप्पणी लिखना था पोषी स्तर साइटोकाइनिन पर, ये हो गया। और लास्ट क्वेश्चन ये है, तो मैं लास्ट वाला बाद में देखूंगा, पहले इनको सॉल्व कर लेता हूँ। तो गर्भ निरोधक विधियों का संक्षेप में वर्णन। गर्भ निरोधक विधियाँ गर्भावस्था को रोकने के लिए उपयोग किए जाने वाले तरीके या उपकरण हैं। इन्हें मुख्य रूप से निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है प्राकृतिक विधियाँ, नेचुरल मेथड। ये तरीके मासिक धर्म चक्र के सुरक्षित दिनों की पहचान करने पर आधारित हैं, जैसे कैलेंडर विधि या तापमान विधि। अगला है अवरोधक विधियाँ, बैरियर मेथड। ये शुक्राणु और अंडाणु के मिलने को भौतिक रूप से रोकते हैं। उदाहरणों में कंडोम, डायफ्राम और गर्भाशय ग्रीवा आच्छाद शामिल है। कंडोम यौन संचरित संक्रमणों से भी बचाते हैं। रासायनिक विधियाँ, केमिकल मेथड। इनमें स्पर्मिसाइड यानी शुक्राणुनाशक रसायन शामिल हैं जो शुक्राणु को मार देते हैं। इन्हें क्रीम, जेल या फोम के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगला हार्मोनल विधियाँ, ये शरीर में हार्मोन के स्तर को बदलकर काम करती हैं। आमतौर पर अंडोत्सर्जन को रोकती हैं। महिलाओं में उदाहरण में मौखिक गोलियाँ, ओरल पिल्स, इंजेक्शन, पैच और यौन रिंग शामिल हैं। अगला है अंतर गर्भाशयी उपकरण, IUDs। ये छोटे उपकरण हैं जिन्हें गर्भाशय में डाला जाता है। ये हार्मोनल या गैर हार्मोनल जैसे तांबा हो सकते हैं और लंबे समय तक सुरक्षा प्रदान करते हैं। स्थायी विधियाँ, परमानेंट मेथड। ये शल्य चिकित्सा प्रक्रियाएं जो स्थायी नसबंदी प्रदान करते हैं। पुरुषों में इसे वैक्सोटोमी और महिलाओं में इसे ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। दूसरा प्रश्न था कि लिंग गुणसूत्र और मानव लिंग निर्धारण। तो लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स। लिंग गुणसूत्र जिन्हें एलोसोम्स भी कहा जाता है, वे गुणसूत्र होते हैं जो किसी जीव के लिंग का निर्धारण करने वाले जीन ले जाते हैं। मनुष्य और अधिकांश अन्य स्तनधारियों में 2 लिंग गुणसूत्र X और Y पाए जाते हैं। महिला कोशिकाओं में 2 X गुणसूत्र होते हैं जबकि पुरुष में 1 X 1 Y होता है। ये गुणसूत्र आकार, आकृति और व्यवहार में ऑटोसोम्स दैहिक गुणसूत्रों से भिन्न होते हैं। मतलब ये होते हैं आपके लिंग गुणसूत्र, और बाकी जो होते हैं मतलब 22 जोड़ी में 22 दूनी मतलब 22 जोड़ी जो बाकी होते हैं 44, वो होते हैं वही दैहिक मतलब शारीरिक गुणसूत्र। अब अगला है यहाँ पर मानव लिंग गुणसूत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुख्य रूप से पिता के शुक्राणु द्वारा निर्धारण होता है। इस प्रक्रिया में चरण शामिल हैं। माता का योगदान, महिला के अंडाणु में हमेशा एक X गुणसूत्र होता है। पिता का योगदान, पुरुष के शुक्राणु में या तो X आ जाएगा या तो Y हो सकता है। शुक्राणु जनन से 2 प्रकार के शुक्राणु बनते हैं, लगभग 50% में X गुणसूत्र और शेष 50% में Y गुणसूत्र। निषेचन और निर्धारण, यदि एक Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो परिणामी युग्मनज में XY गुणसूत्र संयोजन होता है जिससे नर संतान लड़का पैदा होता है। यदि X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो परिणामी युग्मनज में XX गुणसूत्र संयोजन होता है जिससे एक मादा संतान लड़की पैदा होती है। अगला प्रश्न था पोषी स्तर। तो एक खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह विभिन्न स्तरों के माध्यम से होता है जिन्हें हम लोग पोषी स्तर कहते हैं। प्रत्येक पोषी स्तर में विशिष्ट प्रकार के जीव होते हैं। आपने इस प्रकार से देखा होगा, ग्राफ इस तरीके से बना होता है, नीचे पेड़ पौधे होते हैं, फिर इसके ऊपर हिरन होता है, फिर इसके ऊपर शेर होता है, वही वाला। प्रथम पोषी स्तर, इसमें उत्पादक जैसे पौधे और शैवाल शामिल हैं जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से सूर्य से ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिनको हम लोग उत्पादक कह सकते हैं। द्वितीय पोषी स्तर, इसमें प्राथमिक उपभोक्ता या शाकाहारी जीव शामिल होते हैं जो उत्पादकों को खाते हैं, उदाहरण के लिए हिरण, टिड्डे। तृतीय पोषी स्तर, इसमें द्वितीय उपभोक्ता या मांसाहारी जीव शामिल होते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं, जैसे मेढक खाता है टिड्डे को, छोटे पक्षी खा जाते हैं टिड्डों को या कीड़े मकोड़ों को। चतुर्थ पोषी स्तर, इसमें तृतीय उपभोक्ता या उच्च मांसाहारी शामिल होते हैं जो अन्य मांसाहारियों को खाते हैं, उदाहरण के लिए शेर, बाज। इसके बाद में था साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या होता है,
जिबरेलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक अम्ल ये सब होते हैं पेड़ पादप हार्मोन। तो यहाँ पर साइटोकाइनिन भी एक पादप हार्मोन है का एक वर्ग है जो पौधों में कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। कार्य क्या है? ये मुख्य रूप से कोशिका वृद्धि, विभेदन और विकास में शामिल होते हैं। प्रभाव ये पत्तियों में जीर्णता यानी बुढ़ापा को रोकते हैं। कार्य ये मुख्य रूप से कोशिका वृद्धि करते हैं, डालियों को विभाजित करते हैं, विभेदन और विकास में शामिल होते हैं। प्रभाव ये पत्तियों में जीर्णता यानी बुढ़ापा आने से रोकते हैं, उन्हें लंबे समय तक हरा और ताज़ा रखते हैं। अन्य भूमिकाएं ये बीज अंकुरण को प्रेरित करने और प्रोटीन निर्माण में भी सहायक होते हैं। खोज पहला साइटोकाइनिन जिसे काइनेटिन कहा जाता है 1950 के दशक में हेरिंग शुक्राणु डीएनए से अलग किया गया था। अब मैं आपको प्रश्न दिखा देता हूँ 11 नंबर का, फिर मैं उसका आपको आंसर दिखाऊंगा। 11 नंबर प्रश्न क्या है? कोशिकीय श्वसन में ग्लूकोज अणु के विखंडन के विभिन्न मार्गों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। कोशिकीय श्वसन में ग्लूकोज अणु के विखंडन के विभिन्न मार्गों का संक्षेप में वर्णन करना 6 नंबर का है। अथवा पादप में खाद्य पदार्थ एवं जल परिवहन की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन करना है। चलिए देख लेते हैं इनके आंसर। यहाँ से स्टार्ट होता है कोशिकीय श्वसन में ग्लूकोज अणु के विखंडन के विभिन्न मार्गों का संक्षेप में वर्णन। कोशिकीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन के मुख्य 3 मार्ग हैं, वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन और लैक्टिक अम्ल किण्वन। 4 हो गए। ग्लूकोज का विखंडन कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में शुरू होता है जिसे ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, जहाँ ग्लूकोज पायरुवेट यानी पायरुविक अम्ल में विघटित हो जाता है। पायरुवेट का सूत्र होता है C3H4O3 में विघटित हो जाता है। इसके बाद पायरुवेट का आगे विखंडन ऑक्सीजन की उपलब्धता के आधार पर 3 अलग अलग मार्गों से होता है। यानी सबसे पहले ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में इसका क्या हो जाता है? विखंडन शुरू होता है जिसे हम लोग ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, जहाँ ग्लूकोज पायरुवेट में टूट जाता है। इसके बाद में पायरुवेट आगे विखंडन, अगर ऑक्सीजन मिलेगी तो वायवीय होगा, अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो अवायवीय श्वसन होगा। उस तरीके से तो वायवीय श्वसन एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का पूर्ण विखंडन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा जल और बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होते हैं। यानी 38 ATP के अणु इसमें ऊर्जा के बनते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के। और जिसमें अवायवीय श्वसन होता है जैसे ईस्ट में, खमीर में, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट जैसे जीवों में पायरुवेट का विखंडन एथेनॉल, एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, लगभग 2 ATP। ठीक, इस प्रक्रिया को हम लोग किण्वन यानी फर्मेंटेशन भी कहते हैं। लैक्टिक अम्ल किण्वन कभी कभी जब हमारी मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी होती है, जैसे कि तीव्र व्यायाम के दौरान, पायरुवेट का विखंडन लैक्टिक अम्ल थोड़ी मात्रा में ऊर्जा में होता है। लैक्टिक अम्ल के संचय से मांसपेशियों में ऐंठन होती है। नेक्स्ट देखते हैं इसका अथवा वाला, पादप में खाद्य पदार्थ एवं जल के परिवहन की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन। तो पादप में खाद्य पदार्थ का परिवहन फ्लोएम ऊतक द्वारा और जल का परिवहन जाइलम ऊतक द्वारा होता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, जल का परिवहन जाइलम ऊतक के माध्यम से होता है। यह प्रक्रिया जड़ों द्वारा जल अवशोषित करने से शुरू होती है और वाष्पोत्सर्जन के कारण जल ऊपर की ओर तने और पत्तियों तक पहुँच जाता है। यह परिवहन मुख्य रूप से एक दिशीय होता है, यानी जल नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे जड़ों में नहीं जाता, वापस फिर पत्तियों से निकलना पड़ता है। खाद्य पदार्थों का परिवहन, खाद्य पदार्थों मुख्य रूप से शर्करा का परिवहन फ्लोएम ऊतक के माध्यम से होता है। यह प्रक्रिया पत्तियों जहाँ भोजन बनता है से पौधे के अन्य भागों जैसे जड़ों, फलों, बीजों और भंडारण अंगों तक होता है। यह परिवहन बहुदिशीय होता है, ऊर्जा ATP का उपयोग होता है। तो चलिए यहाँ पर ये हो चुका है पूरा पार्ट 3 का भी यहाँ पे पूरा फुल सॉल्यूशन। ये पार्ट 3 था, सभी लोग इसको देख के तभी पेपर देने जाएं। धन्यवाद।